Hey everyone, let's do the last set in the population interactions. So this is the last one that we are doing. Already we have covered mutualism, competition, commensalism and amensalism in the previous videos. I have done that is extensive detail with the help of images, with the help of all the factual information, examples that you actually needed to know for your prelims stage. Let's now finish this particular section so that हम इसके आगे बढ़ पाएंगे. Please do check the links which are given in the description section of this video. Also, the geography series is going simultaneously. We have covered the point till the interior of the earth. It's going really awesome. Do not forget to check that. Let's have a discussion. Please do not forget to like, comment, share and subscribe as well. This seems to be interesting, and let's now start with the fifth one, which is your parasitism, and the sixth is your predation. Now one thing that you had to notice in both of them, one thing which was common that I have already shared earlier also, is about your nature of interaction. So in both of them there is one thing common जो कि आपको ये समझा देगा कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो कि एक प्रेडेटर है उसको बेनिफिट होगा, प्रे जो होगा उसको हार्म होगा इन द प्रेडेशन. सिमिलरली जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट होगा, जो होस्ट है उसको हार्म होगा इन द पैरासिटिज्म, राइट. सो ये दो चीज़ें हैं, एंड हियर यू नो दैट द इंटरैक्टिंग स्पीशीज दे लिव वेरी क्लोजली टुगेदर. अब इसमें कमेंसलिज्म में भी यही केस था, बट इन दोनों में तो दिस हैज़ टू बी लाइक यू नो हैपनिंग बिकॉज इट इज़ अबाउट वन स्पीशी डायरेक्टली गेटिंग द बेनिफिट, अनदर गेटिंग द हार्म. बाकी में क्या था, यानी या तो दोनों को बेनिफिट होगा या तो दोनों को हार्म होगा, और बाकी दोनों में क्या था कि किसी एक को फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे एक को फ़ायदा और एक को नुकसान है. इट्स लाइक फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है. तो उस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखें हमें ये दोनों कवर करना है. सो द सिम्बल्स यूज्ड हियर विल बी प्लस एंड माइनस. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड. अब जो पैरासिटिज्म की भी बात होती है उसमें फर्स्ट इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं दैट आई विल कवर विथ यू. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि बहुत सारे जो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक. मतलब लेट्स राइट एंड अंडरस्टैंड साइमल्टेनियसली. मेनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक in such a way that both host and parasite tend to co-evolve. अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ. Co-evolve, although co-evolve आपको पहले भी समझाया हुआ है, but let's repeat it. So many parasites are just host specific. अभी host specific का क्या मतलब है? Host specific का मतलब है that they can parasitize, यानी जो parasites help करेंगे only a single species of host. वो सिर्फ एक ही host specific होना मतलब एक ही species of host पर parasite का काम कर सकते हैं, ठीक है. अब उनके साथ जो करते हैं सो इस तरीके से होता है that they both are tending to co-evolve. इसका मतलब the host, let's say if the host is evolving or if the host evolves special mechanisms to reject or resist the parasite. अब होस्ट है उसको तो नुकसान होगा बिकॉज पैरासाइट यहाँ पे फ़ायदे में रहेगा, ठीक है. दैट वी हैव सीन अर्लियर इन दैट टेबल. पैरासाइट विल बी हैविंग द बेनिफिट, सो दी हु इज हैविंग द हार्म, द होस्ट इज हैविंग द हार्म. सो द होस्ट इज गोइंग टू डिवाइज और इवॉल्व सर्टेन स्पेशल मैकेनिज्म टू रिजेक्ट और रेजिस्ट द पैरासाइट. उससे बचने के लिए वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म करने की कोशिश करेंगे. तो को इवॉल्व का लेकिन क्या मतलब होता है? अब अगर सम पैरासाइट्स आर लेट्स से ओनली होस्ट स्पेसिफिक, दैट इज़ कि वो सिर्फ एक ही टाइप के होस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं, उन्हीं के साथ पैरासिटाइज कर सकते हैं. तो अगर होस्ट उनसे बचने का कोई तरीका ढूंढ लेगा, इफ़ द होस्ट फाइंड्स अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग यू नो कैच्ड बाय दैट पैरासाइट, तो हाउ विल द पैरासाइट सर्वाइव? सो देयर हैज़ टू बी को इवोल्यूशन, यानी कि इसको भी कुछ फ़ायदा अपने तरीके से निकालना ही पड़ेगा. तो अगर होस्ट बचने का कोई तरीका निकालता है तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द parasite has to evolve
mechanisms to counteract and neutralize them. इसको ऐसे तरीके निकालना पड़ेंगे कि वो उनको काउंटर एक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, तभी तो पैरासाइट अपना फ़ायदा ले पाएगा. अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर द पैरासाइट एंड द होल idea of benefiting will not happen. So this is the first feature related to the parasitism. What is another thing? That there are certain special adaptations related to parasites. Special adaptations. अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, अडॉप्ट को इवॉल्व करने के लिए, कुछ नए तरीके ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स बॉडी में यूज़ करने पड़ेंगे, स्पेशल तरीके से अडैप्ट होना पड़ेगा. दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि बहुत तरीके जो हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट केसेस दे यूज़. सो वन कुड बी लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा देना. ठीक है, उसके अलावा देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स. एडहेसिव मतलब जो चिपक सकता है. ठीक है, एडहेसिव ऑर्गन्स या फिर जिनको आप सकर्स भी कह सकते हो, जिससे कि सक करना आसान हो जाए, क्योंकि पैरासाइट को क्या करना होगा, चिपक के रहना होगा ना, टू क्लिंज ऑन टू दी होस्ट. ये एक तरीका हो सकता है. उसके अलावा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनकी बहुत हाई हो सकती है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. किसी भी तरीके का इस तरीके का स्पेशल अडेप्टेशंस जो हैं, दे आर वेरी मच नीडेड बाय द प्रीडेटर्स टू द पैरासाइट्स टू सर्वाइव. अनदर इज़, अब यहाँ पर और क्या चीज़ होती है कि जो पैरासाइट्स हैं उनका नेचर ऑफ इवोल्यूशन और लाइफस्टाइल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. दैट इज़ नॉट वेरी सिंपल कि चलो एक ऑर्गेनिज्म है उसके साथ किसी तरह जैसे म्यूचुअलिज्म में होता था, बिकॉज म्यूचुअलिज्म इज अबाउट बोथ ऑफ देम गेटिंग बेनिफिटेड. हियर वन हैज़ टू बी हार्म्ड और वन हैज़ टू फेस द नेगेटिव इम्पैक्ट. सो देयर हैज़ टू बी द प्रेजेंस और वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म का प्रोसेस पूरा होने के लिए पैरासाइट्स के पास में इंटरमीडिएट आसपास में ही आपको काइंड ऑफ 1 या 2 होस्ट्स का जो है होना बहुत ज़रूरी है. अब एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी. एग्जांपल, ह्यूमन लिवर फ्लूक. ठीक है, जो होते हैं, दैट्स अ पैरासाइट. Now this organism depends on 2 intermediate host. ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपको सीधे इफ़ दे लेट्स से गिव यू सच एग्जाम्पल्स, आई आस्क यू कि किस तरह का इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर पैरासिटिज्म होगा. ठीक है, इस तरीके के रिवर्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. सो व्हाट आर दोज 2 ऑर्गेनिजम्स, स्नेल और होस्ट, स्नेल एंड फिश. ठीक है, सो दे डिपेंड ऑन बोथ ऑफ देम to complete its life cycle. एग्जाम्पल एक दूसरा अगर आप बात करो, जैसे मलेरियल पैरासाइट की. द मलेरियल पैरासाइट ऑल्सो नीड्स अ वेक्टर, यानी एक उसको आप कहो कि बीच में एक चैनल की तरह. ठीक है, एजेंट की तरह. सो इट नीड्स अनदर वेक्टर मस्क्यूटो to spread to other hosts. इस तरीके से इनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है to complete their life cycle. Another feature, or let's say you can say a point related to parasitism is that of course harming ही है. तो हम क्या बात करते हैं, that majority of the parasites will harm the host. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे आगे जो पॉइंट है वो क्या है, हार्म द होस्ट. मोस्टली वो कैसे कर पाते हैं, बाय रिड्यूसिंग. हार्म का यहाँ पे क्या मतलब है, तो हार्म तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट. इनका मेन, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दीज पैरासाइट्स, दैट दे विल रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट. उनके सर्वाइवल को खतरा कर देते हैं, ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, रिप्रोडक्शन में रुकावट आ जाती है, जिससे क्या होता है,
होस्ट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट गेट्स डिक्रीज्ड और इट गेट्स रिड्यूस्ड, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द होस्ट. सो पैरासाइट और होस्ट का ये जो रिलेशन है वो यहाँ से निकल के आता है. अनदर थिंग इज अबाउट अ फ्यू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स मेजरली विच यू विल सी. वन इज़ योर एक्टोपैरासाइट्स. ये तो नाम से भी यू शुड बी लाइक हैविंग द क्लैरिटी. अनदर इज़ योर एंडोपैरासाइट्स. सो एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ फीड करते हैं. सो दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. और इसका सबसे एक मतलब कॉमन एग्जाम्पल अगर आप बोलो वो क्या हो जाएगा, लाइस ऑन दी ह्यूमन्स. डॉग्स पे जैसे टिक्स होते हैं उसी तरीके की चीज़ है कि उनके ऊपर रहते हैं, फीड करते हैं. एंडोपैरासाइट्स क्या हो जाएगा, जो अंदर करेंगे. सो दे विल बी द वंस लिविंग इनसाइड, दोज लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स. अब वो डिफरेंट साइट्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लेट्स से लिवर और किडनी और लंग्स एट्सेट्रा. ठीक है, दिस कैन हैपन. सो दिस इज़ अबाउट पैरासिटिज्म. अ फ्यू ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस तरीके से सर्वाइव करते हैं. अब इसमें एक मेजर एग्जाम्पल होता है जो आप याद कर सकते हो अबाउट ब्रूड पैरासिटिज्म. ठीक है, ये बस लास्ट चीज़ है पैरासिटिज्म के बारे में समझने के लिए. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रीज़न इज़ क्योंकि ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच इज़ विटनेस्ड, ब्रूड पैरासिटिज्म. अब यहाँ पर क्या होता है, दिस इज़ अबाउट लेइंग ऑफ द एग्स, राइट. सो यू मस्ट हैव हर्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ कोयल एंड क्रो. इनका कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पल लिया जाता है. अब इसमें क्या होता है, द पैरासाइटिक बर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हम बात करेंगे कोयल, जिसको आप कुकू भी बोलते हो. ठीक है, लेज इट्स एग. ये जो बर्ड होगी वो अपना अंडा जो ले करेगी वो कहाँ करेगी, अपने नेस्ट में नहीं करेगी. दैट इट विल डू इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट. इस एग्जाम्पल के केस में लेट्स से द होस्ट इज क्रो. ठीक है, इनका एक फेमस कॉम्बिनेशन है. सो द पैरासिटिक बर्ड जो पैरासाइट होगी वो ले करेगी अंडा कहाँ पर, इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट. अब होस्ट का क्या काम इसमें होगा, होस्ट का काम होगा उसको इंक्यूबेट करना. अंडे को टाइम चाहिए ना हैच करने के लिए. सो लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम. जो भी उसको गर्मी प्रदान करना है, जितना भी ज़रूरी सब कुछ है वो उसको आगे कौन करेगा, होस्ट करेगा. अब ये जो पैरासिटिक बर्ड है, द बर्ड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस केस, ओनली लेइंग द एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट. और उसके बाद वो जाके अपना आगे रिप्रोडक्शन करती है, बाकी काम करती है. यहाँ पर द होस्ट विल इंक्यूबेट देम. अब ऐसा जाहिर सा बात है कि होस्ट को अगर पता लग जाएगा, इफ़ द होस्ट विल गेट टू नो दैट द एग इज़ नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड, और होस्ट को ये समझ में आ जाएगा दैट सम अदर बर्ड हैज़ डन दैट, तो होस्ट विल अबैंडन दैट नेस्ट एंड विल गो टू सम अदर नेस्ट एंड ले द एग. दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस, कोई दूसरे का एग तो नहीं करेगा. सो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, एंड दीज आर द थिंग्स यू कैन एक्चुअली विटनेस. अगर आपको ये कोयल और क्रो का जो सीन है अगर आपके आसपास कहीं संभव हो सकता है, इफ़ यू विटनेस, दिस इज़ वॉट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई बाई योर सेल्फ जस्ट बाई विटनेसिंग. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड इवॉल्व कर जाता है, इवॉल्व्स टू रिजेंबल द होस्ट्स एग. क्योंकि अगर अंडा एक जैसा नहीं दिखेगा तब तो उसको पता लग जाएगा. सो इट हैज़ टू रिजेंबल द होस्ट्स एग इन लेट्स से साइज एंड कलर. ठीक है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स. ठीक है, क्योंकि अगर इफ दे डिटेक्ट, what will happen, there will be ejection or abandonment. ठीक है, and ejecting them from the nest. वो उसको नेस्ट से बाहर निकाल देगी, ejecting them from the nest. So this is a very very famous example which you can remember. Now this was all about parasitism, which is I have done based on the NCERT. Next and the last one that we will cover here is your predation.
इसमें भी द सेम थिंग हैपन्स, वन इज़ बेनिफिटेड अनदर इज़ हार्म। अब प्रिडेशन या प्रिडेटर्स की जो हम वो करेंगे, कुछ फीचर्स समझ लेंगे या इम्पोर्टेंस। सो यहाँ पर द बेनिफिटेड वन विल बी द प्रिडेटर एंड द अनदर वन विल बी द प्रे, जिस पर नुकसान होगा, ठीक है, जिसको नुकसान का सामना करना होगा। प्रिडेशन में सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ प्रिडेशन, यू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले इट हेल्प्स इन द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर फूड चेन एंड एवरीथिंग दैट वी विल डू, बट आई होप ये बेसिक सी चीज़ आप समझते हो दैट इन द होल इकोसिस्टम इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द एनर्जी, बिकॉज मेनली जो है वो प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना दे रहे हैं, बाकी लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं। सो द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेयर टू द अदर, राइट। लेट्स से फ्रॉम द प्लांट्स से एक हर्बीवोर ने उसको कंज्यूम किया, फिर एक कार्निवोर ने किया, फिर कार्निवोर में भी हायर कार्निवोर ने किया या ओमनीवोर ने किया। तो फ्रॉम द प्लांट्स वन आफ्टर द अदर लेवल द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड एंड दिस लेवल इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, जहाँ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। नाउ व्हाई डू वी से दैट प्रिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट? बिकॉज इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेचर्स वे ओनली, मतलब नेचर में ही ऐसा सब कुछ संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि फूड चेन में वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अनदर ऑर्गेनिज्म, दिस इज हाउ द होल इकोसिस्टम सर्वाइव्स। अदरवाइज वी विल हैव प्लेंटी ऑफ लेट्स से वन ऑर्गेनिज्म, उनके पॉपुलेशन को इफ नोबडी विल कंट्रोल देन दे विल जस्ट आउटग्रो इन नंबर एंड देयर माइट बी द लॉस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से तो इकोसिस्टम नहीं सर्वाइव कर सकता ना, इट हैज़ टू हैज़ अ बैलेंस। देयरफॉर टू मेंटेन दैट बैलेंस यू कैन से कि काइंड ऑफ नेचर में तरीका यूज़ होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, जहाँ पर कि लेट्स से प्रीडेटर अगर प्रे को खा रहा है, इफ़ द प्रीडेटर इज ईटिंग द प्रे then there is a transfer of energy and that whole system is very easily maintained. Then another feature you can associate or relate to it is keeping the prey population under control. This is also very important that prey population को अपने कंट्रोल में रख पाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंडर कंट्रोल में क्यों रखने की बात होती है? क्योंकि अगर नहीं हुआ तो दूसरे स्पीशी का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ, इमेज भी यहाँ पर है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, जो कि इस केस में क्या है, मॉथ, आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, I'll explain you with the help of one experiment that was done to bring the invasive. Now you have done the types of species and that was the reason of doing it right there in the beginning of this topic, so that you are familiar with the terms like invasive species, exotic species, ये सब क्या होते हैं, you know invasive species, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि एक कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, फॉर एग्जाम्पल मॉथ हियर, अब आपको दिख रहा होगा दिस इज कैक्टस, के ऊपर आपको देखिए ये जो है ये आपके प्रीडेटर हैं जिसको खा रहे हैं। तो वाई वुड इट नीडेड? इट वुड बी नीडेड दैट द मॉथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। हर ऑर्गेनिज्म का अपना जो नेचुरल हैबिटेट होगा वहाँ से अगर इन्वेजिव कैक्टस स्पीशीज़ है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंड, ऑस्ट्रेलिया में इन दी अर्ली 1920s दिस थिंग वॉज कैरीड आउट। वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस जो है उसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज दिस वाज इन्वेजिव स्पीशी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, दिस लाइक स्प्रेड वेरी रैपिडली इनटू मिलियंस, और बहुत कम वक्त में दे जस्ट ग्रू वेरी रैपिडली। अब यूजुअली क्या होता है, व्हेन दीज एक्सटर्नल स्पीशीज़ द एक्जॉटिक स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड इन वन पर्टिकुलर एरिया, वो इन्वेजिव बन जाते हैं, वो बाहर के इन्वेड कर रहे होते हैं, मतलब वो इन्वेडर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला होता है कि उस पर्टिकुलर लैंड में जहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उनके कोई नेचुरल अगर प्रीडेटर नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ वन जोग्राफिकल एरिया, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स आर राइट देयर फ्रॉम द बिगनिंग, सो दे विल हैव सम नेचुरल प्रीडेटर, विच मीन्स लेट्स से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए नेचुरली वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स विल ऑलरेडी बी प्रेजेंट, दैट इज़ अ नेचर वे ऑफ मेंटेनिंग थिंग्स। बट if this is another area and you introduce this species to this area, now it becomes an invasive species to that area. यहाँ के लिए तो वो native species थी, so it has its own natural predator, but it is becoming an invasive species in this area and there is no natural predator. कोई nature द्वारा बनाया हुआ तो कोई predator है ही नहीं जो उसको खा पाएगा, क्योंकि उस area में तो उस species को बाहर से introduce किया गया, that is invaded from outside, बाहर से लाया गया है।
सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, इनको कोई खाने वाला नहीं होता है, सो दे रैपिडली इंक्रीज देयर नंबर्स जस्ट रैपिडली इंक्रीज, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो इसको बहुत सक्सेसफुल पाया गया। इनफैक्ट यू नो दिस सेम मेथड इज़ रिलेटेड टू व्हाट यू सी इन दी पेस्ट कंट्रोल मेथड। जो आप एग्रीकल्चर में जो पेस्ट कंट्रोल मेथड देखते हो वो इसी लॉजिक से बना हुआ है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम समझेंगे, इट हेल्प्स टू मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। इन अ कम्युनिटी। अब ये कैसे होता है? दैट हैपेंस बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन among competing prey species. This point is also should be very clear to you, but in case it is not, I will explain this. Now let's say there are many prey species, ठीक है, in one region, and there will be competition as a phenomenon, let's say as an interaction we have already done earlier. So the superior species will survive and the inferior will just be rejected from that area. तो देयर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग दोज प्रे स्पीशीज़, वो आपस में कम्पीट कर रहे होंगे, ठीक है। अब उसमें से अगर उनको खाने के लिए कोई नहीं होगा, इफ देयर विल बी नोबडी टू कीप अ चेक ऑन देम और लेट्स से हैव अ कंट्रोल ऑन देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन, देन दे विल जस्ट अगेन आउट ग्रो इन नंबर दिस प्रे, ठीक है। तो उनके बीच के भी जो कंपटीशन है उसको घटाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बरकरार रखने के लिए, सो दैट नो सुपीरियर स्पीशी जस्ट डोमिनेट। स्पीशी डाइवर्सिटी तभी बरकरार हो सकती है ना व्हेन यू हैव द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज एंड नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ स्पीशी. So these are few important things related to predation that you should remember, and this is one example. Another thing that you should know about the defense mechanisms. ठीक है, अब ये जो prey species हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो easily they will be available that you just come and eat me. They will also adopt certain defense mechanisms. Not every prey species, but at least many of them can. So there has to be certain defense mechanisms used by the prey species. Defense mechanisms used by the prey species. One is your camouflaging. ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका होता है कैमोफ्लेज। आप यहाँ से देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रॉग और दिस फ्रॉग, कलर्स इतने सिमिलर होते हैं, ठीक है। आउल्स में आप देखते हो, फ्रॉग्स में देखते हो, इंसेक्ट्स में देखते हो, तो आप देखते हो दैट दे आर वेरी क्रिप्टिकली कलर्ड, यानी धोखाधड़ी के हिसाब से इनका कलर जो है वो इस तरीके का होता है कि ये बच जाते हैं दूसरे स्पीशीज से. सो एग्जाम्पल क्रिप्टिकली कलर्ड फ्रॉक्स या लेट्स से सर्टेन इंसेक्ट्स. सो दिस इज़ वन मैकेनिज्म ऑफ बचने के लिए, ठीक है, ऑफ द प्रे स्पीशीज. अनदर एग्जाम्पल दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज़ अबाउट द पॉइजनस स्पीशीज़. अब इसमें क्या हो जाता है, अब जैसे एक एग्जाम्पल है दैट आई शो द इमेज, आई शो इन द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर monarch butterfly. Just see the image, monarch butterfly is here. अब इस monarch butterfly के केस में क्या हो रहा होता है कि इनके जो प्रेडेटर होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, उनसे उनको बचना होता है. सो दिस monarch butterfly has a very special chemical in the body which is very distasteful to this to the birds. वो birds के लिए बिल्कुल भी सही टेस्ट के नहीं होते, तो birds will not like to eat them, but otherwise it could have been eaten अगर वो उसमें वो स्पेशल केमिकल नहीं प्रोड्यूस होता. सो दे आर द पॉइजनस स्पीशी, ठीक है. इस तरीके के आपके monarch butterflies हो गए. देन दीज आर टू मेजर थिंग्स, डिफेंस मैकेनिज्म्स. थर्ड अगर हम देखें लेट्स से प्लांट्स, तो वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ morphological and chemical defenses against herbivores, ठीक है. जो इनको खा सके उनके अगेंस्ट में दे यूज़ दी morphological and chemical defenses. अब यहाँ पे जैसे क्या होता है,
मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस में क्या होता है, एग्जाम्पल योर थॉर्न्स, जो कि आप कह सकते हो लेट्स से इन स्पीशीज़ लाइक कैक्टस, ठीक है, कि उस तरीके का इनका मैकेनिज्म है जिनसे इनको बचाया जा सके। केमिकल में अभी तो एक हमने ऑलरेडी देख ही लिया। अब इसमें भी क्या होता है कि सर्टेन ऑर्गेनिजम्स और लेट्स से सर्टेन प्लांट्स दे विल स्टोर सर्टेन केमिकल्स, जिसकी वजह से इफ़ दे आर ईटन द हर्बीवोर्स विल जस्ट बिकम सिक, ठीक है, और इट विल इनहैबिट द फीडिंग और द डाइजेशन ऑफ द हर्बीवोर और मे बी इवन किल इट। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन वीड, वीड का नाम क्या है, कैलोट्रोपिस। अब ये जो वीड है इसको यूज़ किया जाता है अबैंडन्ड फील्ड में, ठीक है, एंड द रीज़न विल बी so that no cattle or goat browse on them, उन पर कोई खा ना सके। वाई? बिकॉज दे रिलीज और दे प्रोड्यूस वेरी poison, that is called as cardiac glycosides actually, but I don't think that's needed for the exam. So you can remember that they produce that poison because of which अगर इनको फील्ड में डाला जाता है तो कोई कैटल या गोट इन पर ब्राउज करेगा तो उनको हार्म हो जाएगा। सो दीज आर सर्टेन मैकेनिज्म्स विच आर यूज्ड बाय द प्रे स्पीसीज कि वो अपने आप को बचा सकें। इनफैक्ट द मेजर थिंग दैट यू मस्ट हैव सीन, जैसे कि अगर आप बहुत सारे प्लांट्स में देखते हो कि अलग अलग काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड बेसिकली दैट्स डन फॉर द कमर्शियल पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल निकोटीन हो गया, ओपियम हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा that these chemicals which are extracted and used for the commercial purpose, they are actually produced by these plants as defenses only. बाकी ग्रेजर्स या ब्राउजर्स से खुद को बचाने के लिए ये सब कैफीन या ओपियम या निकोटीन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। भले फिर उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द नेचर वे ऑफ being it produced by the plant is actually as a defense mechanism. So that is another point that you can remember. So with this we are done with the discussion on the population interactions. We were majorly doing the topic on levels of organisms in ecology, organizations rather you can say. So organism or individual and population हमने कर लिया, अब हम इसको आगे continue करेंगे in the next video. I hope you are liking these sessions. In case you are, please do like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Take care. Bye bye.